So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next very important questions. देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. तीनों क्वेश्चन जो है 24, 25, 26 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे. अभी इसमें क्या बोल रहा है, आपके पास कुछ एक रजिस्टर दिया गया है, कुछ इस तरीके एक फिगर दिया गया है आपके पास आपके सामने, जिसमें आपके पास दो EMF E1 और E2 गिवन है, और वहीं आपके पास एक रजिस्टर गिवन है. ठीक है भाई, A और B के अक्रॉस में. अब कैलकुलेट करना आपको, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रजिस्टर. उस रजिस्टर के अक्रॉस में करंट का जो डायरेक्शन आएगा वो कितना आएगा, क्या डायरेक्शन रहेगा, वो जनरली आपको बताना है. ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो EMF है वो. ठीक है, दो बैटरीज है, दो सेल है आपके पास, तो इसीलिए वो डायरेक्शन पूछ रहा है कि इस बैटरी के क्रॉस आएगी या इस बैटरी के अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई. ठीक है, करंट का डायरेक्शन है क्या रहेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस. देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए पार्ट के लिए जो E1 का वैल्यू है वो ज़्यादा है. ठीक है भाई, जो 12 है आपके पास, 12 वोल्ट जो है वो ज़्यादा है आपके पास 8 वोल्ट से ज़्यादा है. ठीक है, तो जो डायरेक्शन चलेगा वो किस तरीके से चलेगा, वो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगा भाई. ठीक है, बात समझ आ गई. बात समझ आ गई होगी भाई. जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो B से A रहेगा, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ B से A. क्लियर हो गया भाई, B से A डायरेक्शन रहेगा करंट का. ये पहला पार्ट जो है आपका सॉल्व हो चुका है. ठीक है, अभी दूसरा देखेंगे. सिमिलरली विच बॉडी इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क जो है, कौन सा बॉडी जो है यहाँ पे EMF आपके पास, EMF भी कह सकते हैं आप, कौन सा EMF जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, ऐसा उसने पूछा है. देखो यहाँ पे आपके पास जो 12 वोल्ट है वो इससे ज़्यादा है 8 वोल्ट से. ठीक है, तो जो मेनली जो वर्क हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पहले तो 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है. ठीक है, जो वर्क हो रहा है भाई यहाँ पे 12 वोल्ट जो है वो ज़्यादा है 8 वोल्ट से, तो जो मेनली सर्किट वर्क करेगा पहले वो 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग करेगा. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव वर्क होगा. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब 8 वोल्ट वर्क करेगा तो उसको 12 के अगेंस्ट जाना होगा. ठीक है, सो अगेंस्ट जब जाते हैं तो वहाँ पे जो वर्क आता है वो नेगेटिव वर्क आता है. अभी क्लियर हो गया. ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट हो गया वो आपके पास भी 12 वोल्ट जो है वो आ चुका है, उसका आंसर भी 12 वोल्ट रहेगा. उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क जो है वो पॉजिटिव रहेगा. और उसके बाद सी पार्ट की बात हो रही है, उसमें पूछा है विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल. ठीक है, हायर पोटेंशियल देखिए यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट है. अगर यहाँ पे 12 है तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, इधर से एक 0 है और इधर से 12 है, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और इधर से 12 यहाँ पे आ जाएगा. तो B पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा. वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें, जो करंट का डायरेक्शन वो B से A है, तो आपके पास जो पोटेंशियल रहेगा वो B से है, मतलब B से A मतलब हायर से लोअर चल रहा है. ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन B से A है, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा. क्लियर हो गया भाई. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका भी जो वैल्यू आएगा वो B पॉइंट जो है इसका इज़ एट हायर पोटेंशियल पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा भाई. क्लियर है, समझ आ गया होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीच में रजिस्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे सीधा 12 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया. तो B का वैल्यू जो है वो 12 हो गया. आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे इधर से चल के 8 आएगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा और इधर से यहाँ पे 0 आएगा. तो ध्यान से देखिए, A पॉइंट के ऊपर इस बैटरी के विद रिस्पेक्ट टू 8 आ रहा है, तो भी यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल जो है पॉइंट A पे कम है और B पॉइंट पे ज़्यादा है. अभी क्लियर है. तो ये था 28 क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. द
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन देखेंगे अभी। कुछ इस तरीके से एक फिगर दिया गया आपके सामने और आपको क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि सर्किट सेक्शन ए बी एब्जॉर्ब एनर्जी एट द रेट ऑफ 5 वॉट, ठीक है। और व्हेन द करंट पासिंग थ्रू सेक्शन देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ईएमएफ डज नॉट हैव ए इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स ईएमएफ, तो वो भी पूछा है, ठीक है। थर्ड में पूछा है पोलैरिटी क्या होगा उस ईएमएफ का। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देखिए इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक सेक्शन दिया गया है जिसमें आपके पास करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है और एक रजिस्टर दिया गया है जिसका वैल्यू 2 ओम है, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास ये ईएमएफ है एक्स जो कि अननोन है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इस ईएमएफ के पास इंटरनल रजिस्टेंस नहीं है तो आपको उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में बोल दे रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, ठीक है, वो दिया गया है। और थर्ड में जो ईएमएफ आएगा और उसका पोलैरिटी क्या रहेगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एब्जॉर्ब एनर्जी एट द रेट ऑफ 5 वॉट। यहाँ पे 5 वॉट दिया गया, मतलब आपको पावर दिया गया भाई, ठीक है, पावर दिया गया है। और आपको पहले पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर आपके पास पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है पावर की फॉर्म में, तो वो V इंटू आई रहता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे P ओवर कितना हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा V के बराबर, और P कितना है 5 है और I कितना है यहाँ पे 1 है। तो V का वैल्यू जो आया मेरे पास वो 5 वोल्ट आ गया पहले पार्ट का आंसर। बात समझ आ गई भाई। यहाँ पे पावर दिया था आपको वोल्टेज निकालना था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो पावर का फॉर्मूला V और I की फॉर्म में रहता है, वही आपको यूज़ करना है। जस्ट आपको रिलेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो V का वैल्यू है वो आपके पास 5 वोल्ट आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब सेकेंड पार्ट में बोलता है कि ईएमएफ जो है उसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे नहीं है, मतलब कहने का ये R का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे पावर का वैल्यू इस पूरे सर्किट में 5 वोल्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसके क्रॉस निकाल लूँ यहाँ पे, देखो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है, ठीक है। तो मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, I इंटू आर इंटू आई हो जाएगा, मतलब I स्क्वायर R हो गया, ठीक है भाई। तो P का वैल्यू जो आया, I का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई R का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे पावर का वैल्यू कितना आ गया 2 वाट आ गया, ठीक है, 2 वाट आ गया। ये पावर का वैल्यू 2 वाट जो आया वो इस रजिस्टर और करंट को देखते हुए है, लेकिन पूरे सर्किट का जो पावर है वो 5 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो जो बचा खुचा आपके पास पावर जाएगा वो किसके पास आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका वैल्यू जो आया आपके पास वो किसके बराबर आया, ये 2 वाट है, ठीक है, और ये 5 वाट है, ठीक है। तो बाकी जो 5 वाट आया भाई वो किसके पास वैल्यू आ गया, वो ईएमएफ आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास 3 वोल्ट आ गया भाई। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है भाई। पहले पूरे का 5 वोल्ट दिया गया था, पावर दिया गया था, हमने इसका निकाल लिया, वो कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो बाकी जो पावर जो है आपके पास वो कहाँ चला गया, वो आपके पास 3 वोल्ट नहीं है यहाँ पे। तो आप वो इसका निकालेंगे पहले, मतलब कुछ इस तरीके से निकालेंगे आपके पास जो V इंटू आई, तो मैं इसको E इंटू आई भी लिख सकता हूँ ईएमएफ की फॉर्म में। अगर आप इसका निकाल रहे हैं X का, यहाँ पे X जो लिखा है वो ईएमएफ का है, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 वाट आया, ठीक है। जो बचा खुचा पावर था वो इसका आ गया आपके पास, और E इंटू आई है आपके पास। तो यहाँ पे जो E का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपके पास 3/1 आएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। फिर से बता दे रहा हूँ, पहले 5 वोल्ट पूरे सर्किट का था, 2 वाट जो है वो इस रजिस्टर और करंट को देखते हुए आ गया। तो जो बाकी बचा वो किसके पास चला गया आपके पास, वो रिमेनिंग जो है पावर हमने 3 वोल्ट जो है वो इसके लिए लिख लिया, ईएमएफ के लिए, ठीक है। तो जो ईएमएफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 3 वोल्ट आ गया भाई, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का
आंसर जो है वो हो गया। तो इसका जो वैल्यू आया ये 3 वोल्ट हो गया। अब उसके बाद पोलैरिटी पूछ रहा है कि ईएमएफ का पोलैरिटी क्या होगा। तो आप यहाँ पे सपोज कर लें कि जो ईएमएफ का वैल्यू है, जो पोलैरिटी है, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ईएमएफ का जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से है और उसका वैल्यू हमारे पास वो 3 वोल्ट है। अब ये पोलैरिटी सही रहेगा, सही होगा हमारे पास पोलैरिटी अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस निकालेंगे, इसको लेने पे, यही पोलैरिटी लेने पे वो आपको कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ए और बी के क्रॉस वो 5 वोल्ट है। ठीक है, तो आपने ये पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार सपोज कर लिया कि हम ये मान के चलते हैं और उसका ईएमएफ 3 वोल्ट है। अब ये ईएमएफ जो है, इसका पोलैरिटी जो है ये सही आएगा तब आएगा जब इसको लेने पे आपका वैल्यू इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो 5 वोल्ट के बीच में आ रहा है। तो देख लेंगे इसको, साइन कन्वर्शन देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे VA माइनस आई इंटू आर रहता है, आई कितना है 1 है, आर कितना है 2 है, फिर से माइनस का 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VB हो गया भाई। सो VA माइनस VB ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया। तो मतलब ये फिर से वही आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो मतलब आपका जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, वो बिल्कुल एकदम सही है भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। तो जो पोलैरिटी रहेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगा भाई। क्लियर है। तो ये था इसका 29वां क्वेश्चन। आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। देखो इसमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें बोल रहे हैं आपके पास एक पोटेंशियल जो है एट पॉइंट P के ऊपर वो कितना दिया गया आपके पास, ये 100 वोल्ट दिया गया भाई। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट Q। बोल दे रहा है कि भाई अगर आपके पास पॉइंट P के ऊपर 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो Q के ऊपर कितना होगा, इंक्लूडिंग EMF E1 जो है वो 150 दिया गया है। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपके पास 50 दिया गया है। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो यहाँ पे आप P और Q के बीच में मेनली पोटेंशियल डिफरेंस जो है निकालना है, ऐसी ही बात होगी भाई। ठीक है, P का आपको दिया गया है और Q का आपको निकालना है, कुछ ऐसा बोल दे रहा है। मतलब कहने का VP माइनस VQ जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। VP आपके पास दे रखा है, यही किया है। ठीक है, तो देखो आप सिंपली एक ब्रांच में लूप लगा सकते हैं। ठीक है, लूप लगाने का मतलब किरचॉफ लॉ जो है आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई पहले आप करंट भी कैलकुलेट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग जो है। तो पहले आप देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको रूल्स का पता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा यहाँ पे VP माइनस का, देखो यहाँ पे कितना है 50 है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 50 लिखूँगा। फिर ये मेरे पास प्लस हो गया और ये मेरे पास माइनस हो गया। ठीक है, सो माइनस ऑफ 3 इंटू आई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू VQ हो जाएगा भाई। क्लियर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भाई आपको अगर किरचॉफ लॉ के रूल्स दूसरे आते हैं तो आप अपने कोडिंग भी लगा सकते हैं, मेनली वही यूज़ करना है उसका। सो यहाँ पे VP का वैल्यू जो है वो 100 दे रखा है, माइनस 50। ठीक है, एंड माइनस 3 इंटू आई इज इक्वल टू VQ हो जाएगा भाई। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास I का वैल्यू नहीं है, करंट का वैल्यू नहीं है, तो आप करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे करंट का वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे। ये दोनों बैटरीज जो है आपके पास सेम पोलैरिटीज़ पे हैं। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 150 माइनस का 150 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा भाई, 100/5। तो ये कितना आ गया, 20 एम्पेयर आ गया भाई। क्लियर है। ठीक है भाई, इन दोनों पोलैरिटीज़ का जो पोलैरिटी है दोनों का वो सेम है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 150 माइनस 50 हो जाएगा और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है।
करंट जो है आप ये भी लूप लगा के निकाल सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। तो आई का वैल्यू आपके पास 20 एम्पियर आ गया, इसको उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू वी के हो जाएगा भाई, ठीक है। 100 माइनस 50 कितना आ गया, 50 आ गया, 50 माइनस 60 वो आपके पास वी क्यू आ गया भाई। तो वी क्यू का वैल्यू माइनस का 10 वोल्ट हो गया भाई, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट करना था, बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हमने इसी के अक्रॉस एक लूप लगा लिया, ठीक है। उसका वैल्यू जो है हमने वो लिखा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। एक मिनट, वीडियो कम हो रही है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भाई। इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके से फिगर दिया गया आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, एक ये जो वोल्ट मीटर दिया गया, आपको बता दूं मैं यहाँ पे, ये आइडियल है, ठीक है भाई, आइडियल वोल्ट मीटर है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन रहता है कि जब भी आइडियल वोल्ट मीटर रहता है तो जो इसका रेजिस्टेंस रहता है वो इन्फिनिटी रहता है भाई, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर के केस में इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा ये इन्फिनिटी रहेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द करंट इन द 2 ओम रजिस्टर, उसमें करंट कितना होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आप किरचॉफ लॉ से भी लगा सकते हैं, और वैसे भी जब भी बात इंटरनल रेजिस्टेंस की करेगा, टर्मिनल वोल्टेज की करेगा, ठीक है, तब आप जो है फॉर्मूला जो है वो ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपके पास E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला भाई, ठीक है, ईएमएफ का। सो E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, आर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आएगा, वो किसका रेजिस्टेंस होगा भाई, वोल्ट मीटर का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है। सो E इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो गया भाई। E का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, E का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट दिया गया है, और कैपिटल R का वैल्यू कितना है, कैपिटल R का वैल्यू जो है इन्फिनिटी 2 ओम है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये है आपके पास, और ये इन्फिनिटी है भाई, ठीक है, बहुत इजी है। अब इन्फिनिटी प्लस समथिंग जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मतलब 5 ओवर इन्फिनिटी हो गया। 5 ओवर इन्फिनिटी का मतलब I इज इक्वल टू 0 आ गया भाई, ठीक है। तो जो करंट का वैल्यू जो आया वो आपके पास 0 आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, फिर से आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। सो E माइनस आई इंटू आर दैट इज इक्वल टू V हो जाएगा, और इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कोई भी नहीं है, करंट आपके पास 0 है, तो यहाँ पे जो V का वैल्यू आया ये 5 वोल्ट आ गया भाई, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। सो ये भी हो गया आपके पास, सेकंड पार्ट भी हो गया, टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, करंट निकाल लिया हमने इस तरीके से। थर्ड पार्ट देखेंगे आप, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगाएंगे। देखो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि रीडिंग जो है वोल्ट मीटर की क्या होगी। देखो अब उसमें सर्किट में जब करंट ही नहीं जा रहा है, ठीक है, करंट का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब कहने का कि जो इसका सेल है ईएमएफ है वो वहीं का वहीं रहेगा। 5 वोल्ट है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो जो बैटरी है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो 5 वोल्ट का वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है क्योंकि करंट का वैल्यू 0 है। तो जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपके पास जो V का वैल्यू 5 वोल्ट आएगा, अगर I का मतलब 0 है दैट डजेंट मीन कि V भी 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
याद रखने वाला कि मतलब अगर आई का वैल्यू 0 हो जाए सर्किट में तो उसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज भी आपके पास 0 आ जाएगा, उस वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 नहीं आएगा, यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा है 5 वोल्ट जो है वो आ रहा है करंट के 0 होने के बाद भी। क्लियर है, तो ये इसका वैल्यू हो गया 5 वोल्ट हो गया भाई। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। तो ये था 31st क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 32 और 33 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब कर लेंगे, इजीली है। सो इसमें देखेंगे क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक सर्किट दिया गया है, ये भी बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन रहता है। ऐसा लगता है कि यार ऐसे कैसे करेंगे सॉल्व, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें करंट कैलकुलेट करना है हर रजिस्टर के क्रॉस या फिर हर ब्रांच में आपको रजिस्टर जो है हर ब्रांच में आपको करंट जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप करंट कैलकुलेट करने के, आपको बता दूं आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड आपको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, काम आएगा भाई आपके। देखिए पहला मेथड जो है वो आपके पास किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ है आपके पास। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास मैं आपको बता दूं ये जिसको आप बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और थर्ड वन जो है जो कि हम इसमें भी यूज़ करेंगे जिसको आप बोलते हैं नोडल मेथड। भाई बहुत ही ये ट्रिक की तरह ही है नोडल मेथड जो है, आप इजीली जल्दी से जल्दी इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके पास बैटरी भी है और आपके पास रजिस्टर भी दिया गया है और आपको कैलकुलेट भी करंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप किरचॉफ लॉ से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप सीधा सीधा नोडल मेथड से यूज़ करेंगे इसका। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों रजिस्टर जो है आपके पास पैरेलल में है। ऐसा क्यों, अगर आप इस रजिस्टर को उठा के यहाँ पे लिख लें भाई, यहाँ पे लिख लें, ध्यान से देखेंगे ये कुछ इस तरीके से ये दोनों रजिस्टर जो है आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सॉल्व करके आप कितना लिखेंगे, इसको दोनों को सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 4 ओम। बहुत इजी हो गया भाई, वो छोटा सा सर्किट जो है बन गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज़ में हैं। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज़ में है, तो इसका वैल्यू भी हटा के मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, ये हो गया मेरे पास 4 ओम हो गया, 2 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, ये 4 ओम हो गया आपके पास। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नोडल मेथड क्या बोलता है कि आप यहाँ पे जंक्शन मेथड जिसे आप बोल देते कई बार नोडल, यहाँ पे नोडल मेथड कब लगाते हैं, जब आपको 3 पॉइंट्स जो है डिफरेंटली मिलाते हुए दिखाई दें एक पॉइंट के ऊपर। देखो यहाँ पे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, जिसको आप जंक्शन रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट सपोज कर लीजिए x। ठीक है, x पॉइंट मतलब x पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। x पोटेंशियल जो है इस पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हमने x पॉइंट जो है वो सपोज कर लिया। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ध्यान से देखेंगे इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहता है आपके पास x - 2/4, मतलब v/r। ठीक है, ये नोडल मेथड बोलता है भाई x - 2/r हो गया। प्लस में अब इसके क्रॉस देखेंगे x - 2/ फिर से r हो जाएगा। फिर से आपके पास यहाँ पे भी सिमिलरली x - 2/r हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो ये जो वैल्यू आएगा आपके पास, ये वैल्यू जो आपके पास वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x - 2 प्लस x - 2 प्लस x - 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस x, ये 3x हो गया, 3x - 6 हो गया। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू
0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया भाई। यहाँ पे भी 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 0 के इक्वल आप रखेंगे, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कुछ इस तरीके से हो गया। x का वैल्यू 2 हो गया, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया भाई। क्लियर है, ठीक है। मतलब ये पोटेंशियल है, x जो है एक पोटेंशियल है, तो मतलब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इस रजिस्टर के क्रॉस कोई भी करंट नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस वो सेम है भाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैसे सेम लिखते हैं आप, V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगाते हैं, ठीक है। अब V कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर 4 है, ठीक है। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 4 0 हो गया, तो यहाँ पे भी 0। सिमिलरली 2 माइनस 2 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, सेम। क्लियर है। तो हर ब्रांच में जो करंट है वो 0 रहेगा, तो आप नोडल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जब भी आपको दिखाई दे इस तरीके से आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, 34 तक क्वेश्चन जो है वो हो चुके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।